जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की जो सरकार है, उन्होंने 2019 में ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो बनते ही सबसे पहले हम खतियान आधारित स्थानीय नीति लाएंगे। क्या वो स्थानीय नीति बनी? आपसे सवाल है, आप उत्तर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या स्थानीय नीति बनी। ये उनका मैनिफेस्टो में था या नहीं था। और ये एक कार्यकाल की बात नहीं है, दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, उसका 1 साल बीत चुका है, स्थानीय नीति नहीं बनी। दूसरा उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नियोजन नीति लाएंगे। क्या नियोजन नीति बनी? नहीं बनी। दुर्भाग्य तो ये देखिए कि जो रघुवर दास यानी बीजेपी की सरकार ने जो 1985 का कटअप लाया था उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी पूरी तरह से अभी ना तो इनका कोई नियोजन नीति आया और जो नियोजन नीति था, सॉरी, जो स्थानीय नीति था उसको भी खत्म कर दिया गया। और अभी नियोजन नीति क्या लाया गया है? 60-40 की पॉलिसी पर। क्या अन्य राज्यों में इसी तरह का नियोजन नीति है? नहीं है। तो फिर हमारे लिए नियोजन नीति क्यों नहीं बना? अगर हम मानते हैं कि आपके कार्यकाल का 1 साल होता, 2 साल होता, नहीं, 6-6 साल गुजर रहे हैं। 6 साल उस स्टूडेंट को पूछिए, उस स्टूडेंट का दर्द को पूछिए कि 6 साल कैसे कटते हैं। पथराई आंखों से उसके परिवारजन, उसके माता पिता इंतजार करते रहते हैं कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा को नौकरी लगेगा, और वो नौकरी नहीं मिल पाती। तीसरा उन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। अगर झूठ बोलता हूं तो आप हेमंत सोरेन जी के सारे ट्विटर, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके देख लीजिए, उनके मैनिफेस्टो को इंटरनेट में आप सर्च करेंगे तो वो मिल जाएंगे। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। क्या 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई? नहीं। उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक 6 महीने में एक जेपीएससी का एग्जाम लेंगे। इस 6 सालों के दरमियान में आप निकाल के देख लीजिए कि कितना जेपीएससी का एग्जाम हुआ है। और जो चुनाव हुआ, जो एग्जाम हुए हैं वो गड्ढे में हुए हैं। गड्ढे मतलब समझते हैं? मतलब मंडी में जैसे थोक के भाव में टमाटर जब सस्ता हो जाता है, उस तरह से गड्ढे में जैसे बेचा जाता है। भिंडी जब सस्ता हो जाता है तो गड्ढे में चुना लिया। कितना लिया गया? तो अगर उसका आकलन 1 साल का निकाल के देख लें तो 50 सीट में वैकेंसी लेते हैं, 50 सीट उसका निकल के आता है। क्या इतना ही सीट खाली है? नहीं। मैं सरकारी आंकड़े बताता हूं, कार्मिक विभाग की डाटा है। कार्मिक विभाग ने खुद बताया है कि राज्य में कर्मचारियों का बहुत अभाव है, ऑफिसर्स का अभाव है, पद बहुत सारे रिक्त भरे पड़े हैं, लेकिन सरकार नियुक्ति नहीं ले रही। जो युवा पीढ़ी है हाहाकार मचाई हुई है, लेकिन एग्जाम्स नहीं हो रहे। कार्मिक विभाग की डाटा कहती है कि सरकारी नौकरियां 5.5 लाख हैं। 5.5 लाख में 3.5 लाख पोस्ट केवल और केवल स्थानीय नीति नहीं रहने के कारण, नियोजन नीति नहीं रहने के कारण युवा पीढ़ी दर दर की ठोकरें खा रही है, वैकेंसी हो नहीं रही है। और जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक जा रहे हैं। तो सोचने वाले विषय है कि आपको चुनाव किसको करना है, वोट किसको करना है। ये तो चुनिंदा बातें हो गई। अब 3.5 लाख पोस्ट खाली होते हुए भी हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फिर अगला इनका वादा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो प्राइवेट कंपनियों में 75% यहां के युवाओं को रोजगार देंगे। क्या 75% यहां के प्राइवेट कंपनियों युवाओं को नौकरी लग गई? आपका उत्तर होगा नहीं। मेरा उत्तर तो नहीं है, लेकिन आपका उत्तर भी नहीं होगा। क्यों? उसके बाद बेरोजगारी भत्ता का वादा किए थे कि जो ग्रेजुएशन पास रहेगा, जो पीजी पास रहेगा, उसको 5,000 7,000 हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिली? एक बार भी मिली? नहीं मिली। फिर क्यों हम उसको चुन रहे हैं? केवल और केवल हम मानसिक गुलाम हो चुके हैं। और जब भी चुनाव आता है हम वोट उसको करते हैं जब उसको, उस नेता को, उस मंत्री को, उस विधायक को, उस सरकार को हारने का डर नहीं रहेगा तो आपके लिए काम कैसे करेगी। कहा भी जाता है कि भय बिन प्रीत कहां। जब तक भय नहीं होता है तब तक प्रेम नहीं होता है, प्रीत नहीं होता है। इसलिए सरकार को भय दिखाना जरूरी है। सरकार काम तभी करती है जब उसे हारने का डर होता है। इसलिए
हराना जरूरी है। और लोग आप कहेंगे कि ये तो एक पार्टी का बात कर रहे हैं। हाँ, हम एक पार्टी का बात करेंगे, क्योंकि सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार है, और कहा जाता है कि सवाल सीधे सत्ता से की जाती है, तो हम सवाल सत्ता से करेंगे। इसलिए इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें इस जेएमएम की सरकार, इस गठबंधन की सरकार को आंख में आंख डालकर आप बताइए, अपना मत देकर ये बताइए कि आप जो 6 सालों से लूट खसोट का जो राज चला रहे हैं, जिन वादों को आपने वादा किया था पूरा करने का, उन वादों को लेकर केवल और केवल गुमराह किए हैं, उसका हम वोट से आपको चोट करेंगे। और हमारे जो प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू जी, जो एक शिक्षित युवा हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं और सबसे तेज तरार युवा हैं। अगर ये हमारी बात, अगर ये सदन में जाते हैं तो घाटशिला वासियों के लिए सौभाग्य होगा। क्योंकि आज जयराम महतो जी डुमरी विधानसभा से चुनकर गए हैं, तो देखे होंगे कि किस तरह से विधानसभा में जाकर प्रश्नों को उठाते हैं, किस तरह से जनता के मुद्दों को, राज्य स्तरीय मुद्दा हो या क्षेत्र की मुद्दा हो, किस तरह से वो जाके प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर रामदास सोरेन जी रामदास मुर्मू भी अगर जीत के जाते हैं तो उसी तरह का दहाड़ेंगे सदन में। और हमें पूरा 1 मिनट मिलता है बोलने के लिए हमारे विधायक को। 1 मिनट में 25 सालों के झारखंड में जो क्वेश्चन अराइज नहीं हो पाया था, जो विधानसभा में उठ नहीं पाया था, उसने डुमरी विधायक जी ने पूरा क्वेश्चन को उठाने का काम किया। अगर हमारा प्रत्याशी ये जीत के जाते हैं और 1 मिनट और मिलता है हमें, तो हमारे पास 2 मिनट हो जाएगा। यानी एक सत्र में अगर हम 22 मिनट, 30 दिनों का सत्र चला बजट का, 30 दिनों का रहा, जिसमें से 22 दिन ही सत्र चले, यानी 22 मिनट मिले। उन 22 मिनट में डुमरी विधायक जी ने ऐसा कोई नहीं प्रश्न था जिसको उन्होंने छोड़ा। सभी राज्य स्तरीय मुद्दा, चाहे स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, विस्थापन की बात हो, खनन की बात हो, चाहे 75% नौकरी देने की बात हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, सभी मुद्दों को वहां पर सदन पर जाके उठाए। और अगर हमारे रामदास मुर्मू जी को अगर मौका मिलता है तो ये भी वही काम करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा हमारी पार्टी की हमेशा से घोषणा रही है कि हमारे पास से कोई भी विधायक बनेगा वो अपना सैलरी का 75% दान करेगा। डुमरी विधायक जी ने दिखा दिया इसका एग्जाम्पल होके। कई छात्रों को हम लोग ने लैपटॉप दिए, कई छात्रों को हम लोगों ने टैबलेट दिए, वही 75% के सैलरी से। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ओलंपियाड के छात्रों को हम लोगों ने उनको डोनेट किया उस राशि को। उसके बाद सूर्य हंसदा जी का डेथ हुआ, उनका जो स्कूल चल रहा था निःशुल्क सेवा में, उनको हम लोगों ने वही सैलरी से 75% डोनेट करके राशन देने का काम किया। वहां भी हमारे सैकड़ों छात्र शिक्षित हो रहे हैं। बस रामदास मुर्मू जी भी वही काम करेंगे अगर घाटशिला विधानसभा से जीत कर जाते हैं। तो क्या काम करेंगे, ये भी टीचर हैं, ये बखूबी जानते हैं, खुद स्टूडेंट रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट हैं, इनको पता है कि किस तरह का संघर्ष स्टूडेंट लाइफ में होता है। तो ये भी निःशुल्क जो है अपना 75% डोनेट करेंगे। और जो लाइब्रेरी की हम लोग का घोषणा है कि लाइब्रेरी होगा, हम लोग को निःशुल्क कोचिंग क्लासेस होगा, वो सब शुरू करने का काम और बिल्कुल देते भी हैं अभी भी। तो इसलिए रामदास मुर्मू सबसे बेस्ट अभी जो प्रत्याशी जितना है, 13 प्रत्याशी में टोटल 16 प्रत्याशी ने नामांकन किया, 3 ने वापस लिया। उसके बाद आज फिर एक व्यक्ति ये कर गए, तो बचे 13 प्रत्याशियों में सबसे बेहतर प्रत्याशी रामदास मुर्मू हैं, जो झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी यानी जेलकेम का प्रत्याशी हैं। तो इनका क्रमांक संख्या 5 और चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। और बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। अभी तो इनके वादे 56 वादा झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार बनी है, जो हेमंत सोरेन की सरकार, जो गठबंधन की सरकार बनी है, उन्होंने 56 वादे किए थे, पूरी हमें याद है और हर वादा हमें याद है। लेकिन चूंकि ये रात्रि का समय है और लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी 2-3 वादे हम बता देते हैं। एक वादा उनका ये भी था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 25 करोड़ तक का जो टेंडर होगा वो यहाँ के झारखंडीय स्थानीय को दिया जाएगा। आप एक बात बता दीजिए, एक उदाहरण आप हमको पूरा 6 साल का कार्यकाल में दिखा दीजिए जो एक झारखंडी को ये 25 करोड़ तक का टेंडर मिला होगा। इसकी देखिए किस तरह का सिस्टम को सेट किया गया यहाँ के लोगों को मारने के लिए।
अभी क्या कर दिया जाए, 2-4 टेंडर को एक साथ अटैच कर दिया जाए, उस टेंडर को 40, 45, 50 करोड़ का टेंडर बना दिया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमारे झारखंड के लोगों के पास उतना पूंजी नहीं, उतना पैसा नहीं, वो लगा नहीं पाते, सारा टेंडर बाहर के लोग लेके चले जाते हैं। खुद हम लोग डुमरी विधानसभा में ऐसे ऐसे चीजें देख रहे हैं कि बाहर के लोग लेके चले जाते। क्यों? ऐसा पॉलिसी बनाइए ना जो हमारे स्थानीय को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अभी औद्योगिक नगर इस जमशेदपुर को कहा जाता है, पूर्वी सिंहभूम का जिला है, जमशेदपुर एक टाउनशिप एरिया है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल सिटी है, बट यहाँ पर जितनी कंपनियां हैं, कंपनी लगाने वाले से लेकर काम करने वालों तक का बाहर के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हमारे पास स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। स्पष्ट पॉलिसी नहीं रहने के कारण बाहर के लोग आ रहे हैं, सारी नौकरियां ले जा रहे हैं। क्या हम इतने भी गिर गए कि हम 12,000, 20,000, 25,000, 40,000 तक की नौकरियां नहीं कर सकते हैं अपने यहाँ? हमारे सोचने वाले के आंकड़ों के मुताबिक, ये आंकड़े प्रभात खबर की ये आंकड़े हैं, उन्होंने जब कोरोना के काल में उन्होंने खुद छापा था, आंकड़ों के आधार पर जो सरकार ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो बाहर से प्रवासी मजदूर लाए जा रहे थे, उस समय उन्होंने इन आंकड़ों को खुद रजिस्टर करवाया था। उन आंकड़ों में आया था कि हम 12 लाख से लगभग 12 लाख प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ लाए थे वापस। उसमें सरकार ने बहुत वाहवाही लूटी कि हम 12 लाख प्रवासी मजदूरों को यहाँ लाए, लेकिन वो प्रवासी मजदूर फिर गए कहां? फिर प्रवासी मजदूर जा कहां रहे? आज देखेंगे कि 2-3 प्रखंड की हम नाम लेंगे, सब पूरा झारखंड का नाम नहीं ले रहे, हम 2 ही 3 प्रखंड का नाम ले रहे हैं। विष्णुगढ़, बगोदर, डुमरी, सरिया, ये आसपास के क्षेत्र हैं, 5-6 प्रखंड हैं। यहाँ प्रखंड में आज हम जब बात कर रहे हैं तब भी एक प्रवासी मजदूर का लाश आ रहा है सऊदी अरब से। ऐसा ये प्रखंड ऐसे हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब हम विदेशों से लाश नहीं आता हो, राज्य के देश के और अलग अलग हिस्से से प्रवासी मजदूरों का लाश नहीं आता हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इतना दुर्भाग्य है इस झारखंड की। हम ये नहीं कहते हैं कि हम जब हमारा कैंडिडेट जीत के जाएगा तो हम सभी को रोजगार दे देंगे, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है। जो चीज सही है उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन हाँ, आपकी मुद्दे, आपकी बातें, पलायन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इन बातों को हम सदन पे मजबूती के साथ रख सकते हैं और रखेंगे। और जब तक आपकी बातें सदन में नहीं गूंजेगी तब तक कोई माय का लाल नहीं है कि नियम और कानून बना दे। आज देखे होंगे डुमरी विधायक जी ने सदन में बातें विस्थापन को लेकर उठाई, जोरों शोरों से उठाई, मंत्री जी को जवाब देना पड़ा, मंत्री जी टाल मटोल करते रह गए। विधायक जी ने उनसे दोबारा प्रश्न किया कि हमें एक टाइमलाइन दीजिए कि आप कितना दिनों के अंदर आप बनाकर देंगे नियम, और उनको मजबूरी हुआ, कैबिनेट से तुरंत उसको पास करना पड़ा। तो ये विधायक की ताकत है, एक विधायक ने उठाया प्रश्न को। उसी तरह से अगर रामदास मुर्मू जी अगर चुन कर जाते हैं तो आपके प्रश्नों को, आपके समस्याओं को वहां उठाने का काम करेंगे। इसलिए जितने भी घाटशिला के, खास करके साथी, घाटशिला के जितने भी साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बूढ़ा हैं, बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर है, वकील हैं, इंजीनियर हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बहुत अच्छे हमारे प्रत्याशी को उतारा गया है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने कोयला में से हीरा को ढूंढ कर निकाला है। अब हीरा को चमकाने के लिए आपको घिसना आपका काम है, मत देकर घिसने का काम आपका है। जितना आप घिसेंगे रामदास मुर्मू जी उतना चमकेंगे, और जब हीरा चमकेगा तो रोशनी आपको भी मिलेगा, उसका लाभ आपको भी मिलेगा। जब ये चमकेंगे तो घाटशिला विधानसभा चमकेगा। इसलिए अपने मत का प्रयोग इधर उधर ना करें, जहां तहां ना करें, अपने मत का प्रयोग सही जगह पे करें। एक बात और है, एक चुनावी संदेश ये भी है कि अगर हमारी प्रत्याशी आपको पसंद आती है तो वोट पसंद आना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रत्याशी में कोई खराबी नहीं। किसी भी तरह के जो प्रत्याशी में होना चाहिए वो प्रत्याशी में सारे गुण वो रामदास मुर्मू में है। तो आप इनको वोट देने का काम करिए, और अगर नहीं पसंद आता है तो कभी भी अपने मत का प्रयोग किसी भी प्रलोभन में, जैसे दारू, मुर्गा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा जैसे पैसा, ये सब में लेकर वोट कभी मत कीजिए।
क्योंकि सभी पार्टियां वोटों का मोबिलाइज यानी वोटों का ध्रुवीकरण इन्हीं सब चीजों को देकर करती है, धोती साड़ी लुंगी गमछा यही सब देकर करती है, यही सब देकर करती है। तो जो भी देख रहे हैं हमें, सुन रहे हैं, जितना भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, सबसे अपील रहेगी कि एक स्वच्छ तरीके से वोट कीजिए, एक निष्पक्ष तरीके से वोट कीजिए। अगर हमारे प्रत्याशी पसंद नहीं आती है लेकिन नोटा में वोट दबाइए, लेकिन प्रलोभन पर फंसकर वोट मत कीजिए। ये एक युवा पीढ़ी का आवाज है, ये युवा पीढ़ी का दर्द है। आज एक गरीब घर का बेटा, आज इनका घर गए तो घर का दास्तां सुनाते हैं। इनका घर जो है एकदम छप्पर का घर बना हुआ है। माताजी थी, माताजी से मिले तो हमने माताजी से पूछा, हमारी भाषाएं उनको समझ में नहीं है क्योंकि संथाली समझती हैं, हिंदी नहीं समझती हैं। तो हमारे मित्र थे जो संथाली जानते थे, हम जब हिंदी में बात किए तो हम पूछे कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपको पता है? बोला नहीं पता। बंगाली में जब उनको ट्रांसलेट करके बताया गया तो बोला नहीं पता। हम उनको बोले कि आपका बेटा विधायक बनने जा रहा है, तो बोले ये क्या होता है? वो बोली, जब हम उनसे पूछे तो ट्रांसलेट करके बताया गया तो बोली कि ये क्या होता है। मतलब इनके माता जी को नहीं पता है कि मेरा बेटा क्या करने जा रहे हैं। सोचिए, उस बैकग्राउंड से उठाकर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने इनको चुना है, केंद्रीय अध्यक्ष ने इतना विश्वास जताया है। हमारे पास जो प्रत्याशी हैं करोड़पति हैं, वो पैसों से वोटों को खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी हैं वो रोडपति हैं। लेकिन एक रोडपति को हम लोग सड़क से उठाकर सदन में लाना चाहते हैं, क्योंकि ये गरीब गुरबों का आवाज बन सके, हम युवा पीढ़ी का आवाज बन सके, हम बेसहारों का आवाज बन सके, हम घाटशिला वासियों का आवाज बन सके, हम झारखंड वासियों का आवाज बन सके। क्योंकि इनमें आज हम 3 दिन से इनके साथ कैंपेन कर रहे हैं। 3 दिन से मुझे पार्टी की तरफ से कैंपेन करने के लिए भेजा गया है, रणनीति बनाने के लिए भेजा गया है, लोगों को कन्विंस करने के लिए भेजा गया है। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, 3 दिन से दिन रात इनके यहाँ रुक रहा हूँ, 2-3 दिन से। ये बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं, बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं। एक बार चुनकर देखिए, आपके लिए आवाज जरूर बनेगी, ये मेरी गारंटी है। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत ये भी कर रहे हैं। जो टास्क हमने इनको दिया वो टास्क को ये पूरा कर रहे हैं। जब अभी ये टास्क को पूरा कर रहे हैं तो जीतने के बाद भी वो काम करेंगे। और दूसरी बात है, जो बड़े बड़े पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, दोनों के दोनों यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है, उनका रहना कहीं और होता है। और ये आपका प्रत्याशी है, स्थानीय, आपके घर का बेटा है। जब चाहे तब आप मिल सकते हैं, जब चाहे तब इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसलिए ये भी बात को देखिएगा। और अगर आपको उन प्रत्याशियों, किन्हीं भी प्रत्याशियों से अगर मैच करवाना हो, डिबेट करवाना हो कभी भी, तो हमारा प्रत्याशी अगर उन सबसे भारी नहीं पड़ेगा, उन सब चीजों में, पैसा को छोड़कर, धन बल को छोड़कर, धन और बल को छोड़कर, अगर सभी चीजों में एक प्रत्याशी की जो क्वालिटी होना चाहिए उसमें अगर फिट नहीं बैठेंगे तो हम लोग वोट मांगने आपको नहीं जाएंगे, वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रत्याशी अगर फिट बैठता है तो इनको सपोर्ट कीजिए, इनको वोट करिए और सदन भेजने का काम कीजिए। हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है, उनके वादों में हमने 5-6 ही वादों का बात किया है, अभी 50 वादे बाकी हैं और सभी वादों को मैं गिनाऊंगा। अभी चुनाव है, डेली मैं उन वादों को गिनाऊंगा और उन वादों को याद दिलाऊंगा। आज किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, किसी भी विभाग की बात कर लीजिए, पूरा झारखंड में 22 विभाग हैं सरकार के पास। 22 विभागों की बात कर लीजिए, सभी विभाग में रिक्तियां भरी पड़ी हैं, लेकिन हमारे छात्र दर दर की ठोकर खा रहे हैं, हमारे लोग पलायन होने को मजबूर हैं। हमारा राज्य को केवल और केवल एक बंधुआ मजदूर का अड्डा बना दिया गया है, एक सस्ता लेबर सप्लायर स्टेट बनाकर रख दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे स्टेट में संसाधन नहीं है, हमारे स्टेट में रिसोर्सेस नहीं है। सब होने के बावजूद हमारा स्टेट
आज सबसे पिछड़ा गिनती होता है। आखिर क्यों? ये सवाल हर झारखंडी से है, हर वो झारखंडी जो मुझे देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, उनसे है।